नमस्कार, एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है और ये बदलाव जम्मू कश्मीर के हर शोबे में नजर आ रहा है और यही कारण है कि केंद्र सरकार भी इस बदलाव की गति को और भी गतिशील बनाने का प्रयास कर रही है और यही कारण है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के संदर्भ में दो बिल लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में पारित हो गए। जेएनके रिजर्वेशन अमेंडमेंट एंड जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल्स 2023 जिनको पेश किया गया था और अंततः दे हैव सीन द लाइट ऑफ द डे। इन बिल्स के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कितना बदलाव आएगा, क्योंकि ये बिल ना केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक खासकर पिछड़े तबके के लोगों की रिजर्वेशन की बात भी कर रहे हैं। कितना बदलाव इन बिल से आएगा और जम्मू कश्मीर के समुचित विकास या फिर जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री का ये बात है कि सबका साथ सबका विकास की उस बात को कितनी गति मिलेगी, यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है जिनका परिचय जिनका तारुफ आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री के खोसा जी बैठे हैं। आप प्रेसिडेंट हैं कश्मीरी पंडित सभा के और पिछले कई सालों से कश्मीरी पंडित की आवाज को उठाते आए हैं, उनके मुद्दों को उठाते आए हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री अनिल भट्ट जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में जो घटनाक्रम है उसको अपने कलम से उकेरते आए हैं। आप ब्यूरो प्रमुख हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जम्मू के। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम डॉक्टर संजोगिता सूदन जी बैठी हैं। आप कई महकमों से जुड़ी हुई हैं, चाहे हम खेलों की अगर बात करें, उसके साथ साथ हेल्थ की बात करें, जुड़ी हुई हैं, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में नारी शक्ति को केंद्रित करते हुए आई हैं क्योंकि जो बिल पास हुए हैं उसमें वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन रिजर्वेशन की बात निकल के आई है। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री मदन डबगोत्रा जी, जो एक ओबीसी एक्टिविस्ट हैं और पिछले कई सालों से प्रयासरत रहे हैं कि जो ओबीसी समुदाय है उसको उसका ड्यू हक मिल सके। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत। खुद साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, जो बिल पारित किए गए खासकर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जिनका मैंने वर्णन किया, खासकर कश्मीरी पंडित समाज और कश्मीरी पंडित विस्थापितों की अगर बात करें तो उसको किस नज़रिए से सर आप देखते हैं? सर विवेक जी, सबसे पहले तो मैं ये जो रिजर्वेशन की गई है या नॉमिनेशन का प्रोविज़न बनाया गया है उसका मैं खैर मकदम करता हूँ, मैं वेलकम करता हूँ इस मेजर स्टेप को जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया है। ये कल्मिनेशन है उस एक एक्सरसाइज का जो कि जब डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ बनाया गया जी, तो वो यहाँ 2 बार आए, हमारी स्टेट में शायद 3 बार आए और 2 बार उनसे मिलने का हमें मौका मिला और भी लोग मिले और हमने उनके सामने ये अपनी पिटिशन दी कि बहुत साल हो गए JNK की जो असेंबली है उसमें कश्मीरी पंडित्स की कोई भी नॉमिनेशन, कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उसमें नहीं रहा। 2002 में जब रमन मट्टू जी जीत के आए थे जी, उसके बाद जितनी असेंबलीज हुई उसमें कोई भी MLA हमारा मीन्स कि कश्मीरी पंडित्स का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वहाँ आया नहीं, क्योंकि इलेक्टोरेट का जो वो है कॉम्पोजिशन है वो ऐसी है कि किसी भी कश्मीरी पंडित के लिए इलेक्शन जीत के आना ये एक इम्पॉसिबिलिटी लगती है। तो इस चीज़ के चलते हम लोग डिसएम्पावर्ड फील कर रहे थे और इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने डिलिमिटेशन कमीशन के आगे जो पिटिशन दी थी उसमें ये कहा था हमने कि कश्मीर की जो अर्स्टवाइल 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अनंतनाग, श्रीनगर और बारामुल्ला, उनमें 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं और हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 से 16 MLAs की जो है वो सीटें होती हैं। तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सीट जो है वो कश्मीरी पंडित्स के लिए रिज़र्व कर दें
वो क्या कैसे प्रोविज़न करना है, क्या उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है, तो वो आप अमेंडमेंट करके तो रिज़र्व कर दीजिए। साथ में हमने ये भी कहा था कि एक महिला को हमारी जो समुदाय की हैं उनको नॉमिनेट करने का प्रोविज़न बनाया जाए। और हमने उसके साथ साथ ये भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि पार्लियामेंट की 10 सीटें J&K अर्स्टवाइल J&K स्टेट में होती थी, 6 लोकसभा की, 4 राज्यसभा की। तो इन 10 में से अगर आबादी के हिसाब से भी देखा जाए और वैसे भी देखा जाए एथनिसिटी के हिसाब से, तो 1 सीट हमारे लिए आप प्रोवाइड करिए। कैसे करते हैं वो तो उन्होंने देखना है कि लीगल प्रोविजंस कैसे, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने स्टेप उठाया, 370 हटाया, जिसका कि सब लोग सोचते थे कि ये कभी हट ही नहीं सकता है। उसके बावजूद उन्होंने ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का सीरीज़ की जिससे 370 भी हट गया, 35A भी हट गया, जिसका हमने खैर मकदम किया। तो ये चीज़ें देखते हुए हमने डिलिमिटेशन कमीशन का जो फैसला जब आया, उन्होंने इंस्टेड ऑफ हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसको किया होगा, लेकिन उन्होंने उस पर 2 सीटें हमारे लिए नॉमिनेशन के ज़रिए फिल करने का गवर्नमेंट को प्रपोज़ल दिया। तो हमने वो भी वेलकम किया और आज भी हम इस चीज़ को वेलकम करते हैं कि 2 सीटें नॉमिनेशन के द्वारा असेंबली में मिलनी कोई छोटी बात नहीं है। तो लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में वो रिजर्वेशन के थ्रू, जो जैसे हमने ओरिजिनल अपनी रिक्वेस्ट रखी थी उसके थ्रू ये करें। खैर साहब, जिस आपने कहा कि कश्मीरी पंडित जो समुदाय था कहीं ना कहीं डिसएम्पावरमेंट फील कर रहा था, लेकिन ये जो बिल आया या फिर जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी, जब भी इस कल्मिनेशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, और कहीं ना कहीं आप इसका खैर मकदम वेलकम करते हैं। अनिल जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आपकी पैनी दृष्टि रहती है चीज़ों को लेकर, और सीधी बात के माध्यम से ये जो 2 बिल्स, खासकर रिजर्वेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल्स की अगर बात करें, किस नज़रिए से देखते हैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में? देखिए विवेक जी, जहाँ तक दोनों बिलों का ताल्लुक है, अगर आप देखेंगे कि ये एक तो कनेक्टेड डायरेक्टली थी रीऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए थे। एक तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बन गई थी, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर बनी थी। तो उसके साथ साथ फिर एक्ट जो था रिजर्वेशंस का, क्योंकि काफ़ी जो लास्ट टाइम अमेंडमेंट किया गया था वो 2004 का था, जिसमें बहुत सारे जातियों को उस पीरियड में उनको रिजर्वेशन मिली थी। उन दोनों एक्ट्स को 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड 2004 का रिजर्वेशन एक्ट, दोनों में अमेंडमेंट की गई है। तो ये बेसिकली जब हम जम्मू कश्मीर को के संदर्भ में देखते थे पोस्ट 2019 के बाद में, हम देखते हैं कि ये 2 pronged स्ट्रैटेजी थी गवर्नमेंट की। एक साइड से कि आपको जम्मू कश्मीर को जो सबसे बड़ा 30 इयर्स का जो एलिंग पीरियड था, जो टेररिज्म की वजह से हो रहा था, उसको डील करना, वो ऑक्टोपस को डिसमेंटल करना, एक वो था। दूसरा जो आपको रिबिल्ड करना, और उसमें जो स्टेक होल्डर्स, बहुत सारी जातियां हैं, कम्युनिटीज़ हैं, जो अपने आप को ओवर द लास्ट 70 ईयर्स या 75 ईयर्स से डिसएम्पावर्ड फील कर रहे थे, उनको एड्रेस करना। ये 2 pronged चैलेंजेस थे गवर्नमेंट के लिए कि हाउ टू गो अबाउट इट। तो धीरे धीरे जहाँ तक उन्होंने एक मिलिटेंसी या टेररिज्म को के आल जो अंग थे, मल्टी सेक्टोरियल रिड्रेसल ऑफ दैट इशू, तो उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई। और उसको अगर हम देखेंगे आज की डेट में 8 फेज्ड जो pronged स्ट्रेटजी थी, उसको डिसमेंटल करना था ऑक्टोपस को, ऑफ टेररिज्म को, उसमें आप देखेंगे सभी लेवल पे पैरामीटर्स डाउन है एंड बहुत सारा सिचुएशनल चेंज आ गया है जम्मू कश्मीर में। एंड उसके साथ साथ दूसरे साइड से डेवलपमेंटल इंडेक्स आप देख लीजिए, रिबिल्ड करने की बात कर लीजिए, प्रोजेक्ट्स चाहे टनल प्रोजेक्ट्स हो, रोड प्रोजेक्ट्स हो, या बाकी चीज़ों को टोटल, उसके बाद में ब्यूरोक्रेसी को टोटल रिवैम्प करने की बात है। जो आपके बड़े बड़े मसले थे, ब्यूरोक्रेटिक मसले थे, जो पीरियड से लटके हुए थे, इवन आपको छोटा सा एक IAS अफसर की बात कर रहा हूँ, तो 10 साल से IAS में इंडक्शन ही नहीं हुए या IPS में इंडक्शन ही नहीं हुए, क्योंकि एक दूसरे के पास हज़ारों केसेस थे। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप करने की बात की। उसी तरीके से जो डिसएम्पावर्ड कम्युनिटीज़ थे,
जिसमें वो फीलिंग थी कि भाई साहब इस सिस्टम में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक कश्मीरी पंडित था, पीओजे के जो डिस्प्लेस्ड पर्सनस हैं, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज थे, वीमेन थी, वाल्मीकि समाज था, उसके बाद में आपका ये जो गोरखास थे, जो नॉर्मली बोल रहे थे हम यहाँ रहते हैं, और उस सेक्टर को चाहे वीमेन हो, गोरखास हो, वाल्मीकि समाज हो या वेस्ट पाकिस्तान, उनको आर्टिकल 370 ने रिएड्रेस किया जब उसको रिवाम किया। तो उसके बाद में जो बचते थे बाकी लोग, तो उनको आज की डेट में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यानी लेजिस्लेटिव एम्पावरमेंट, किसी को अगर किसी की वॉइस नहीं है, अगर वो बहुत ही कम तादाद में लोग रहते हैं, तो हाउ विल दे एड्रेस। एक मैकेनिज्म बनाया गया है जिसमें चाहे वो डिस्प्लेस्ड पर्सन की बात है या कश्मीरी पंडित्स की बात, कश्मीरी रिफ्यूजीज, ये जो कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात है, उनको एक वॉइस देने की, इट इज एक्चुअली स्टेप टुवर्ड्स गिविंग वॉइस टू द वॉइसलेस पीपल, एंड दैट टू थ्रू ए लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म। तो ये तमाम चीज़ों का जो गवर्नमेंट है, ताकि एक विन विन सिचुएशन हो, एक जस्टिस फॉर ऑल, एक उस तरीके का एक स्टेप हो। मुझे लगता है कि ये एक उसी समेत जो स्टेप्स थे, जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर या एक मॉडल जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें बहुत सारे लोगों की नाराज़गी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप कोई चीज़ करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं, कि हर एक चीज़ से खुशी हो जाए। आपके प्रधानमंत्री है, आपका सबसे बड़ा, अगर आप देखेंगे कि ही हिमसेल्फ बिलोंग्स टू ओबीसी, तो जो आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है, फॉर हिम एंटायर कंट्री इज़ लाइक ए वासुदेव कुटुंबकम, और हर एक जो मेंबर है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। उसमें अगर जो कोई बंदा किसी चेयर पे बैठा हुआ और किसी कास्ट से बिलोंग करता है, वो उसी को एड्रेस करने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि एक नया जो एक ऊर्जा है, नई एक इनिशिएटिव्स है, जिसमें रिड्रेसल है सभी कम्युनिटीज़ का अक्रॉस द बोर्ड। हाँ, इसमें एक चीज़ हो सकता है, ग्रीवेंसेस होती, मुझे एक कम सीट मिल गई, किसी को एक ज़्यादा, दैट इज़ ऑलवेज ए चेंज। आप आगे जाके भी उन तमाम चीज़ों को, लेकिन एक जो रास्ता है, a route to empowerment of communities who have been marginalized over the period of time in Jammu and Kashmir has started, that journey has started। और बाकी चीज़ों को भी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो भी ग्रीवेंसेस किसी की भी होगी, दैट कैन बी रिड्रेस। मतलब मान के चले एक नए अध्याय की शुरुआत जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हुई है। डॉक्टर संजुक्ता, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, और महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें, खुद आप इसकी जीती जागती मिसाल हैं, क्योंकि आप न केवल इस वक्त सुपर स्पेशलिटी में डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं, बल्कि नाडा की, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के आप मेंबर भी हैं, खुद स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं, और खासकर महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। किस नज़रिए से इस पॉलिटिकल रिजर्वेशन, खासकर वुमेन की अगर बात करें, उसको देखती हैं? जैसा कि भट्ट साहब ने बोला, वासुदेव कुटुंबकम का मतलब मुझे लगता है कि इतने सालों से हमें इस दौर में समझ आया कि वासुदेव कुटुंबकम क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो बिल है, हम सब इसका बहुत वेलकम करते हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि कश्मीरी पंडित्स की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, और ये एक बहुत अच्छा कदम है। जैसे आपने बोला कि कोई दो है या एक है, इसमें ऊपर नीचे जब आप कोई शुरुआत करते हो तो उसको रेक्टिफिकेशन के चांसेस हमेशा रहते हैं, लेकिन वो शुरुआत हुई, सबसे बड़ी बात है कि वो शुरुआत हुई। 370 हटा, 35A से औरतों को क्या क्या सहूलतें मिली, ये एक महिला सशक्तिकरण का रूप है। दूसरी बात देखिए कि पहाड़ी स्टेटस, जो कभी सोचा भी नहीं था कि पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को मिलेगा। वेस्ट पाकिस्तानी जो रिफ्यूजीज थे, उन लोगों को मतलब उनकी कोई समझ ही नहीं थी, किसी को कोई सोच भी नहीं सकता था कि इनको कभी इनकी बात सुनी भी जाएगी। कितने सालों से वो फिर भी यहाँ रिफ्यूजी बन के रह रहे थे, और जिनका मतलब इस युग में, जिनका आप ये सोचो कि उनका उद्यान क्या है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एटलीस्ट एक सीट देके, हालांकि ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि इसमें और भी प्रावधान हो सकते थे, इसमें 2-3 सीटें रखी जा सकती थी। तो जैसा भट्ट साहब ने बोला कि आज एक है तो कल 2 भी रखी जा सकती हैं, तो चीज़ें बदलती रहेंगी। एज पर विमेन का पार्ट आता है, तो विमेन सशक्तिकरण भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम अपने घरों में देखें तो आज भी घर में जो अंदर चलती है वो माँ की चलती है। तो विमेन का सशक्तिकरण तो हमेशा रहा।
जैसे मैं भी बता रही थी कि राधे कृष्ण, तो राधे का नाम पहले आता है, सीताराम, तो राम सीता नहीं बोलते हैं, सीताराम। तो एक जो इज्जत मान फीमेल को मिलता है वो इस भारत देश में हमेशा मिलता रहा। लेकिन मोदी जी के आने के बाद सबसे अच्छी बात ये है कि घर के अंदर के का जो सशक्तिकरण था वो घर के बाहर भी आया। आप देखिए आज ट्रेन में ड्राइवर की जॉब अगर देखो तो उसमें भी विमेन काम कर रही है, जो कभी सोचा भी नहीं था कि विमेन उस जॉब को लेगी। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हर तरह से विमेन का सशक्तिकरण हो रहा है। जो हमारे जम्मू कश्मीर की बात है, ये एक बड़ा ही सराहनीय कदम है कि जो इन्होंने 2 सीटें रिजर्व की हैं। हम सब लोग इसका बहुत वेलकम करते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो रिजर्वेशन है इसका एक बहुत बड़ा रोल साबित होगा कि एक रिप्रेजेंटेशन जो नीचे विमेन की क्या प्रॉब्लम्स थी वुमेन अच्छे से बता पाती है, वो किस तरह से अपने बात को रख पाती है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि विमेन रिजर्वेशन हो। और उसके साथ आप देखिए कि बाकी भारत की तो बात हम करते हैं, जम्मू कश्मीर में आप देखिए कि विमेन क्या स्टेटस आज के दौर में क्या है कि आप अपनी बच्चियों को देखिए, आपके बच्चे जो हैं नंबर कम ले रहे हैं, लड़कियां ज़्यादा नंबर ले रही हैं। तो इस दौर में विमेन सशक्तिकरण बहुत अच्छे से हो रहा है, हर विमेन बड़ा उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। और आप देखिए कि जैसे आज 2% 2 सीट्स इन्होंने रिजर्व की हैं, तो जम्मू कश्मीर का जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का, दैट इज़ अ 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन। तो आई थिंक वो एक्ट भी पास हो जाने से एक जिसको बोलते हैं कि सही में महिला सशक्तिकरण की, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी, बेस्ट परफॉर्म कराना। और देखिए मेल और फीमेल का कोई भी मुझे लगता है वो आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ काम मेल करता है, कुछ फीमेल करती है, तो मिलके अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि जहां हम 70% चीज़ें कर पा रहे हैं वहाँ 100% करेंगे। तो आज का युग मुझे लगता है सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा कि विमेन सशक्तिकरण जो है वो उसकी एक प्रथा जो है वो चैप्टर अध्याय बहुत तेज़ी से लिखा जा रहा है। जिस आपने कहा कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन जब महिला को मिलेगी तो सही मायनों में समुचित विकास हो पाएगा। बिल्कुल। मदन जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। पिछले कई सालों से आप खासकर ओबीसी समुदाय के उत्थान, उसके रिजर्वेशन और कल्याण की बातें करते आए हैं। कितना महत्वपूर्ण ये निर्णय या बिल के रूप में जो आया है, खासकर ओबीसी समाज को जो रिजर्वेशन या फिर सोशियो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को ये रिजर्वेशन मिल रही है? सबसे पहले सर मैं जो जे.एंड.के रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ है उसके लिए मैं जो समझता हूँ कि ओबीसी के लिए एक बहुत बड़ा वेलकम डिसीजन है और मैं जूनियर गवर्नमेंट का वो थैंक्स करना चाहता हूँ ओबीसी समाज की तरफ से। सर ओबीसी के साथ साथ मैं वेस्ट पाक से रिफ्यूजी भी हूँ, दोनों के लिए मैंने काफ़ी लड़ाई लड़ी है। तो मैं पहले वैसे ओबीसी के बारे में बताऊँगा। ओबीसी है क्या? जो एक बहुत से लोगों को तो हमारे कश्मीर में खासकर पता नहीं था ओबीसी रिजर्वेशन क्या है। ओबीसी रिजर्वेशन तो खैर सबसे पहले जो जब इंडिपेंडेंस के टाइम ही जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी टाइम इसको इग्नोर कर दिया गया। इससे पहले बैकवर्ड क्लास ही रिजर्वेशन होता था, ना कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं होता था। तो 1835 में 34 में कहीं ब्रिटिश ने इम्प्लीमेंट किया था, क्योंकि उनको जो हम भी जो आर्टिशंस वगैरह मतलब आर्टिक्राफ्ट चाहिए थे वो उसी हिसाब से रिजर्वेशन करते थे। उसके बैकवर्ड क्लासेस थी, जब जुलाहा है जो कपड़ा बुन है उसमें जाएगा, मतलब शेड्यूल कास्ट एंड ओबीसी मिक्स थे। लेकिन जब ये डिस्कशन हो रही थी, अम्बेडकर जी ने जो तो चेयरमैन थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी उन्होंने बैकवर्ड क्लासेज ही रखा था। जब अम्बेडकर जी जो नेहरू जी के पास लेके गए तो उन्होंने बोला नहीं, इसके अंदर एक बहुत बड़ी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है, दैट वाज कंसिडर्ड एज शेड्यूल कास्ट। उन्होंने बोला शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को एक बैलेंस करने के लिए एक शेड्यूल ट्राइब को दे दिया, लेकिन ओबीसी को इग्नोर कर दिया, क्योंकि ओबीसी जो है इनको इससे पहले रिजर्वेशन मिल रहा था, वैसे उनको उस हिसाब से शायद इग्नोर कर दिया जाए, क्या उनकी क्या मंशा थी। अदरवाइज जो भी है ओबीसी जो है वो मैक्सिमम जो है तकरीबन जो हिंदू समाज में है वो अपर कास्ट के साथ उनका खाना पीना वगैरह सब कुछ सोशली वो बाइकाट नहीं थे, इसलिए शायद उन्होंने कर दिया। और ओबीसी के लिए उन्होंने आर्टिकल 340 के हिसाब से रखा था कि इनके पास एक कमीशन बैठाया जाएगा जो डिसाइड करेगा। सबसे पहले 1950 में कलकर कमीशन को बैठाया गया, फिर 1955 में प्रेसिडेंट को रिपोर्ट उसकी सबमिट कर दी गई, लेकिन
1978 तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको कमीशन को बताते रहे जे कास्ट देखनी है, वो देखनी है, वो इतने 23 साल तक वो घूमता ही रहा। और 78 में फिर उन्होंने अगेन बीपी मंडल कमीशन बैठाया, मंडल कमीशन के नाम से हुआ, उसकी रिपोर्ट 1980 में आ गई। लेकिन 80 से लेकर 190 के बीच में कुछ नहीं हुआ जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जब बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो उन्होंने 27% रिजर्वेशन जैसे रिकमेंड किया था वो उसको पार्लियामेंट में पास कर दिया गया। जब 90 में जो इसकी जो यूनियन गवर्नमेंट का आर्डर हुआ तो उसके साथ ही इंदिरा सानी जो है कोर्ट में स्टे हो गया। स्टे लेने के लिए उन्होंने कि जो रिजर्वेशन दिया है इसमें अपर कास्ट में भी बहुत कुछ लोग हैं जो गरीब हैं, उनके लिए 10% होना चाहिए। तो उसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया तो 1991 में एक यूनियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया था कि वो बेस्ट जो EWS के लिए 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो आज लोग बोलते हैं कि EWS 10 मिनट में कैसे दे दिया, कोई पॉपुलेशन की बात नहीं है, जो इसके पूरी जो इंदिरा सानी की जजमेंट है उसके अंदर पूरा दिया गया है। और बहुत सी जजमेंट के बाद यही उनका था। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इनको दे दो, उन्होंने उस हिसाब से दे दिया। लेकिन जब फाइनल जजमेंट आई तो उसमें ये बताया गया कि पार्लियामेंट ने 27% रिजर्वेशन तो पास किया है, लेकिन EWS जो पार्लियामेंट ने पास नहीं किया है इसलिए उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और मोर ओवर 50% से ज़्यादा जो रिजर्वेशन है कैटेगरी वाइज जे हम मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए, उससे दूसरे अपर कास्ट को डिसबैलेंस होगा। तो उस हिसाब से वो फिर 93 में जब फाइनल इन्होंने गवर्नमेंट यूनियन ने ऑर्डर निकाला वो 27% दे दिया और वो 10% वाला जो है वो EVS रह गया, जो अभी उन्होंने EVS भी कर दिया है। अभी 93 में जब हुआ था तब तो हमारे जहाँ गवर्नर रूल था। 94 में कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया होगा, रिजर्वेशन क्या है। अभी सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू और कश्मीर में जो ये सोशल कास्ट बोलते हैं ये 94 में या 96 में जैसे नहीं आया है, ये बल्कि 1981 में आया था जब शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी। 15% शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन था। शेड्यूल कास्ट को 7% रिजर्वेशन दिया था और 4% रिजर्वेशन दिया था RBA को। उस टाइम जो जाता था विलेजेस इन बैड पॉकेट्स, और सोशल कास्ट उसको 1% रिजर्वेशन दिया था। और जो एरियाज एडजाइनिंग टू द लाइन ऑफ कंट्रोल रिस्ट्रिक्टेड टू कश्मीर वैली ओनली, सिर्फ उसी के लिए था, उसके लिए 3% था। 8% रिजर्वेशन जो था उसने शेड्यूल कास्ट से डाइवर्ट कर दिया। जब 93 में OBC रिजर्वेशन हुआ ना, 27% रिजर्वेशन OBC का अडॉप्ट तो कर लिया लेकिन OBC कैटेगरी को अडॉप्ट नहीं किया। वो सेम टू सेम जो है वो तीनों कैटेगरी को उन्होंने जो हाँ ये सोशल कास्ट क्या थी, सोशल कास्ट थी जो काउंटर पार्ट्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी इन द मुस्लिम कम्युनिटीज। उसमें डूम है, कॉकरोच है, सोईपर बजारा है, चमार है, ये तीन ही कम्युनिटी उसमें है, उनके लिए ये दिया था। उसी सोशल कास्ट को उन्होंने 2% और बढ़ा दिया। और उस टाइम इन्हें जो 96 में जब फारूक की गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने 21 कास्ट डाली थी इनिशियली। उसमें जो विश्वकर्मा कम्युनिटी, मैं विश्वकर्मा कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, विश्वकर्मा कम्युनिटी को उन्होंने उसमें नहीं डाला था। उस टाइम 21 कम्युनिटी थी और उसकी पॉपुलेशन जो है अराउंड 5.5% बनती थी, लेकिन रिजर्वेशन कितना दिया, 2% दिया। RBA को 20% रिजर्वेशन दे दिया, जबकि RBA की पॉपुलेशन कितनी है कोई पता नहीं है। OBC रिजर्वेशन के लिए क्रिमिनल है 8 लाख की, लेकिन RBA के लिए कोई नहीं है। अभी आज लोग चिल्ला रहे हैं कि वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को आप डाल रहे हो बीच में, उससे ब्राह्मण है, अपर कास्ट है, लेकिन RBA में क्या ब्राह्मण नहीं है, राजपूत नहीं है, सिख नहीं है, सारे हैं उसमें, उसके अंदर किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। RBA के अंदर कोई क्रिमिनल नहीं है। अगर MLA है, क्या मिनिस्टर है, उसके बेटे को भी रिजर्वेशन मिलेगा। पाकिस्तान में बैठा हुआ हाफिज सैयद, उसके बेटे इधर जॉब कर रहे हैं। और अच्छा उन्होंने RBA में क्या किया, 20% की जो रिजर्वेशन है उसमें 10% प्रमोशन दे दी। एक UDC भर्ती हुआ है, जो असिस्टेंट भर्ती हुआ था, आज वो डिप्टी सेक्रेटरी बन के बैठे हैं और गवर्नमेंट तो वो चला रहे हैं। वो इसीलिए आज तक रिजर्वेशन RBA को कोई हिलाने की बात नहीं कर रहा है। अभी जो कमीशन है, अच्छा अभी मैं ज़्यादा ही हो गया RBA की तरफ, OBC साइड में हो गया। तो चलो अभी जब आर्टिकल 370 रिमूव कर दी 5 अगस्त 19 को, वो तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा वेलकम डिसीजन है। मैं वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी भी हूँ, हमें फर्स्ट टाइम जहाँ रहने का अधिकार मिला। अदरवाइज हम तो जहाँ के नॉन रेजिडेंट से, हमें बोलते थे आप तो पाकिस्तान के हैं, वही पाकिस्तान चाहिए। ये पॉलिटिशियन की कई बार स्टेट हमारे आती है, तुम्हारा जहाँ कुछ नहीं है। हमें जहाँ रहने का हक मिला, जहाँ हमें क्या बोलते हैं कि
अभी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ओबीसी बेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी को ओबीसी में मिला रहे हैं, तो उन तो बहुत भी उससे ब्राह्मण भी राजपूत भी है, और उनको ये समझ होनी चाहिए जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी जहाँ का रेजिडेंट नहीं है। मैं मैट्रिक किया था, मैं ITI का कोर्स नहीं कर सकता था जिसमें एक रेडियो मैकेनिक बन रहा, वो नहीं हम कर सकते थे, हमारे लिए तो एजुकेशन थी ही नहीं। और चलो कॉलेज में अगर कहीं भी कर भी लिया, लेकिन हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, इसमें हम कहीं भी कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो हमारी डेवलपमेंट कहाँ होगी। मदन जी आपने कई चीज़ों यहाँ पर खुलासा किया, मैं दोबारा पे आऊँगा, उससे पहले खोसा जी मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जो ये बदलाव जम्मू कश्मीर में नज़र आया है, क्योंकि काफ़ी सेंटिमेंट दिल से बात यहाँ पर मदन जी ने की है, वो पीड़ा भी उठ के आई है, वही पीड़ा कश्मीरी पंडित या फिर कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने भी कई सालों से झेली है, और ये पीड़ा दिल से निकल के आ रही है। क्या वाकई एक बदलाव जम्मू कश्मीर में खासकर धारा 370 हटने के बाद नज़र आ रहा है, और एक उजाले की किरण खासकर उन समुदाय को जो कहीं ना कहीं समय का जिन्होंने दंश झेला है? देखिए, यह है कि हम जो बदलाव जम्मू कश्मीर में आया है, हम उसको खाली जो समुदाय निगलेक्ट हुए थे जी, उसी के संदर्भ में हम नहीं देख सकते। सबसे बड़ी बात यह है 370-35 से के हटने के बाद जो स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खासकर कश्मीर में उठाए, जो टेररिज्म के अगेंस्ट उन्होंने ऑल आउट एक मुहिम चलाई और उसमें अपनी सारी एजेंसीज़ को उसमें झोंक दिया, टेररिज्म को जड़ से उखाड़ने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया, उसमें वो बहुत हद तक कामयाब हुए। हम ये भी देखते हैं कि इतने वर्षों से जो नेग्लेक्टेड कम्युनिटीज़ थी, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका जो सोर्स क्या है, उसका सोर्स यही था कि इस तरीके से दबा के रखा हुआ था, क्योंकि नेग्लेक्ट करके रखा हुआ था, क्योंकि 370 और 35A के आड़ में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसका कोई उपचार नज़र नहीं आता था। तो उसको हटाने के बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्टेप्स उठाए, ईडी का इस्तेमाल किया, NIA का इस्तेमाल किया, SIA का इस्तेमाल किया, इनकम टैक्स वालों का किया, जो फंडिंग का सोर्स टेररिज्म का था उनको चोक कर दिया, तो आज बदलाव जो है वो सामने नज़र आ रहा है। उसी की वजह से अब जो ये नई नई अमेंडमेंट्स करी जा रही हैं, या डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया था, उसकी वजह से जो पैरिटी है बिटवीन द टू प्रोविंसेस, और उसको एड्रेस किया गया। उसके अलावा ये जो अब रिजर्वेशन का जो उन्होंने ये एक प्रोविज़न बनाया, इससे एम्पावरमेंट का जो इशू टेकअप एड्रेस किया, अच्छी तरह से एड्रेस किया, तो ये बदलाव की सामने जो है वो निशानियां हैं। इसी किस्म से इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इस यूनियन टेरिटरी का इतना डेवलप किया कि आज आप ये देख रहे हैं कि अगले साल शायद ट्रेन जो है वो पूरी जम्मू से कश्मीर सब जगह चली जाएगी। इतने टूरिस्ट इस साल आए, ये बदलाव की ही तो एक रिफ्लेक्शन है, इतनी बड़ी रिफ्लेक्शन है बदलाव की। तो इन चीज़ों के लिए तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LG गवर्नमेंट को भी इसकी बधाई वो के पात्र है वो। तो इसके अलावा जो मैं अपने कश्मीरी पंडित समुदाय की बात करूँगा, ये हम ठीक कहते हैं कि उन्होंने रिजर्वेशन जो है वो माइग्रेंट्स के लिए किया, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो 1 घंटा 20 मिनट अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में अपनी स्पीच दी, उसमें बार बार कश्मीरी पंडित्स का मेंशन हुआ। इस चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए, ये नोटिस करने वाली चीज़ें हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हम समझते हैं कि कश्मीरी पंडित्स की एम्पावरमेंट इन 2 रिज़र्व्ड सीटों से या इन 2 नॉमिनेटेड सीटों से होगी। इसके अलावा ये भी आपको ये हमें याद रखना चाहिए कि जब भी प्रॉब्लम्स आई हैं, कश्मीर में प्रॉब्लम्स आई हैं, उन प्रॉब्लम्स को जितनी भी पिछली गवर्नमेंट्स थी उन्होंने अंडर द कारपेट रखने की ही कोशिश की। आज अब जब ये रिजर्वेशन हुई है, मैं ये देख रहा था कि हमारे तारिगामी साहब 4 टाइम MLA जो रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले ये रिएक्शन दिया कि
कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने वाली है, इससे पहले ये सब कुछ इनको नहीं करना चाहिए था, होल्ड पे रखना चाहिए था ये रिजर्वेशंस वगैरह वगैरह का। मैडम मुफ्ती जी जो माननीय हमारी सीएम रही हैं, उन्होंने ये रिएक्शन दिया कि जी ये रिजर्वेशन के द्वारा इनकी सीट्स जो हैं वो फिल करनी चाहिए थी, ना कि नॉमिनेशन के द्वारा। तो मैं उस पर ये आपसे अपने प्लेटफॉर्म से आप कहना चाहूँगा कि वो भी तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रही और बीजेपी के साथ ही रही, तो क्या उन 5 वर्षों में या जितने भी वर्ष वो थे उस वक़्त ये रिजर्वेशन का ख्याल उनको नहीं आया? अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है तो अब इस पर टिप्पणी करने कोई शोभा नहीं देता। आने वाले समय में ऐसी चेंजेस आएंगी, जैसे अनिल जी ने बताया कि ये कोई फाइनलिटी तो नहीं हो गई ना कि इसके बाद अब कुछ नहीं होगा, इसके बाद फिर दोबारा रिव्यू होंगी चीज़ें, समय के साथ साथ चेंजेस आएंगी और जो हमारी एम्पावरमेंट है वो बढ़ भी सकती है। और मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सेंस ऑफ एम्पावरमेंट तो थी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी जो है वो कश्मीरी पंडित्स कहीं ना कहीं महसूस कर रहे थे कि हमें कश्मीर के मेल्यू का जो पार्ट है वो नहीं माना जा रहा है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई लोग पिछली सरकारों में जब भी कश्मीर आते थे और वो वहाँ पे जो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, नॉट पॉलिटिकल बट जो वहाँ का जो मुआशरा है जिसमें नॉन पॉलिटिकल लोग जिनको वो मिलने की कोशिश करते थे और मिलते भी थे, तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कश्मीरी पंडित्स को भी जम्मू से यहाँ से बुला, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे हैं, तो यहाँ से बुलाया जाए और उनको ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग बताई जाए कि नहीं आपका बेसिक जो एरिया है या बेसिक हक जो है आपके वो इसी पोर्शन में है। चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने जब भी मीटिंगें बुलाई वो इंटेलेक्चुअल्स को मिलने की कोशिश की, तो लेकिन उन्होंने कश्मीरी पंडित्स को कभी नहीं बुलाया। तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग के लिए हम तड़प रहे थे और इस चीज़ से जो ये नॉमिनेशंस 2 होंगी, ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी हमें देती है। और मैं इस प्लेटफॉर्म से ये भी कहना चाहूँगा कि इन्होंने अटल डुल्लू को चीफ सेक्रेटरी बनाया, वो भी एक कश्मीरी पंडित हैं। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने अब सिर्फ कश्मीरी पंडित के ही काम करने हैं, लेकिन एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो कहीं लैक कर रही थी उसको भी एड्रेस किया गया इससे कि नहीं आप भी इस जो ओवरऑल स्टेट के एक हिस्सा हैं, स्पेशली कश्मीर के आप एक हिस्सा हैं और एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं, और हमारे जो इनएलिएनेबल राइट्स कश्मीर में हैं उनको डाइल्यूट ना हम होने देंगे और ना, और उनके इन स्टेप्स से उन्होंने ये दोबारा रीइटरेट किया कि ये हम उनको रिकग्नाइज करते हैं। और अब रिटर्न का जो हमारा मसला है, सबसे बड़ा मसला हमारा रिटर्न का है कि जब तक कि हमारी रिटर्न कश्मीर में नहीं होगी तो जो हमारा मिनिस्क्यूल जो माइनॉरिटी का जो एक टिपिकल कल्चर है, जो कि सदियों पुराना कल्चर है, उसको हमें बचाने में जब तक हम इस सरजमी पे नहीं होंगे हमें मुश्किल आएगी। तो गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ से कि अब सबसे पहले उस इशू को एड्रेस किया जाए। माननीय एलजी साहब ने कोई मीटिंग्स शुरू की हैं, लोगों से मिलना शुरू किया है, लोगों ने कहा है कि हम जाने के लिए तैयार हैं, हमारे लिए प्रोविज़न बनाइए। तो जो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने कहा बदलाव क्या आया है, बदलाव इतना आया है कि आज लोग वापस जाने के लिए तैयार हैं और गवर्नमेंट को ये प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, उनका पॉलिसी एक ठोस ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे कि ये जो रिटर्न और वहाँ पे रिहैबिलिटेशन है वो पॉसिबल हो विद डिग्निटी। अनिल जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, बदलाव और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का यहाँ पर जिक्र खोसा जी ने किया, और ये जो इनिशिएटिव्स केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए हैं और उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी का भी जिक्र किया, ये एक फीलर्स या फिर एक इनिशिएटिव्स है, क्या आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स खासकर इन इनिशिएटिव से जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जिसका आपने जिक्र किया कि वॉइस थ्रू पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड रिजर्वेशन सही मायनों में मिल पाएगी?
विवेक जी, जम्मू कश्मीर में आप अगर अंदाज़ा कर सकते हैं, यहाँ 15 कास्ट्स हैं। बिल्कुल। ठीक है, 15 कास्ट में मैं आप उसको थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल और एनालिटिकल साइड पे बताता हूँ कि चेंज क्या हुआ। 15 कास्ट्स में पहला डिवाइड है हिंदू, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस एंड बौद्ध्स। मैं आपको जम्मू कश्मीर जो 2019 से पहले थी, यानी आपके जो 4 बड़े मेजर कम्युनिटीज़ रहते थे जम्मू कश्मीर में। इस जम्मू कश्मीर में 4 बने, जब सब कास्ट की बात करते हैं तो इसमें एम्पावर्ड कौन थे? लेट अस टॉक अबाउट हु वाज एम्पावर्ड। यहाँ पे आपके तीन सेक्टर्स बैठे हुए हैं। एक ये वेस्ट पाकिस्तान से भी हैं, ओबीसी भी हैं, वो महिला है और ये कश्मीरी पंडित से बिलोंग करते हैं। 3 स्टेक होल्डर्स आपके यहाँ पे। बिल्कुल। टोटल उन जो एग्रीविड पार्टीज हैं, टोटल इट इज नॉट दीज 4 पार्टीज आर 5 पार्टीज, इट्स 11 पार्टीज। मैं आपको समझाता हूं। आपका पहला वेस्ट पाकिस्तान हो गया। जब हम सबसे ओल्डेस्ट की बात करें, लेट स्टार्ट फ्रॉम देयर। बिल्कुल। उसके बाद में आपका पीओजे के आ गया, उसके साथ साथ आपका कश्मीरी पंडित आ गया, कश्मीरी माइग्रेंट या कश्मीरी पंडित। मैं तो कश्मीरी माइग्रेंट के फेवर में नहीं है, इट वाज नॉट ए माइग्रेशन। तो ये तीसरा हो गया। चौथा आपका महिला है, 5वां गोरखा समाज है, 6ठा वाल्मीकि है, उसके साथ साथ आपका एसटी है, उसके साथ साथ सिख्स है, उसके साथ साथ बौद्ध है, उसके साथ साथ आपका जो ओबीसी है। और जब आप ये सब चीज़ों को देखते हैं, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को तो 75 ईयर, अब तो ये 70 साल के बाद में राइट्स मिल गए। पहला राइट टू लिव, फंडामेंटल राइट्स वायलेशन का इससे बड़ा अधिकार कौन सा? और ये मूक दर्शन बैठे थे सभी इस स्टेट में कि एक बंदा है, इन्हीं का भाई वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, इंद्र कुमार गुजराल, और उसका कजिन यहाँ पे के राइट्स नहीं है। नंबर 1, राइट टू लिव, राइट टू स्पीक, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, कुछ नहीं। यही हालत थी वाल्मीकि और बाकी समाजों की 4 की। उसके बाद में महिला, मैरिज आउटसाइड करनी है, सब राइट्स खत्म। ये किस कानून में है भाई साहब? उसके बाद में माइग्रेशन हो गई, कश्मीरी पंडित हैं। उसके बाद में सिख्स है, माइनॉरिटी जम्मू कश्मीर में इज माइनॉरिटीज, हिंदूज, बौद्ध हैं, सिख्स है, बट माइनॉरिटी कमीशन भी नहीं। ओबीसी की बात कर रहे हैं। एसटी में जब इंप्लीमेंट हुआ जम्मू कश्मीर में, तो एसटी में कश्मीर में इंप्लीमेंट ही कभी नहीं हुआ। नो रिजर्वेशन। ये तो आप जाके रिजर्वेशन हुई है एसटी की, तब जाके ये टीचर जो अभी वो जो सिलेक्टिव किलिंग्स में वो लेडी भी मारी गई, तो वो जाके तब मिला। आप सोचिए। उसके बाद में बौद्ध, सेम वही हाल है। हु वाज द एम्पावर्ड हियर इन दिस स्टेट? और क्यों? क्योंकि दे बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी और पर्टिकुलर कम्युनिटीज, दैट्स व्हाई दे वर डिसएम्पावर्ड। सीधी बात। लेट इट बी प्लेन। आप सीधी बात। दैट्स व्हाई मैं आपको ये बोल रहा हूं। तो ये जो 11 कम्युनिटीज को जब रिड्रेसल की बात कर रहे हैं, तो इनके वोंड्स पे अब हीलिंग की बात है। अब आप हीलिंग टच, कोई हीलिंग टच एंड पीस विद डिग्निटी की बात कर रहा था। हीलिंग टच इज दिस, जो ये बरगोरदा साहब वेस्ट पाकिस्तान से, इनके बच्चे हैं, इनको आपने ये लोअर क्लास में वो लेबर का काम करने के लिए भेजा, जबकि देवर एज गुड, एज इंटेलिजेंट, एज इंटेलेक्चुअल्स एनी अदर कम्युनिटी इन दिस कंट्री, जहां के एक प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, एक ये यूनियन सेक्रेटरीज बन सकते हैं, डिफेंस में आर्मी के टॉप कमांडर्स बन सकते हैं, बट नो, जम्मू कश्मीर में है बिकॉज ही बिलोंग्स टू a community, that's why you disempower them. इसकी population demography change हो जाएगी। तो over the period of time आप देख लीजिए ना कितने communities के साथ ये, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आज बोल रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो उसका तो कॉन्स्टिट्यूशन हनन ही, उसका तो रखा ही नहीं था कुछ जम्मू कश्मीर में। आज हम बोलते हैं कि वी शुड गो फॉर जो हमारे जो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आप अगर हर एक कम्युनिटी के उन आर्टिकल्स में 3 से 4 आर्टिकल्स में उनका वायलेशन है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अ चेंज. इफ यू फील यू आर ए सिटीजन ऑफ टुडे, ही इज फीलिंग एज ए सिटीजन. इनको तो अभी भी बोल रहे थे पाकिस्तानी है. मतलब देख लो ना कि 70 साल रहने के बाद में किसी भी कंट्री में आप रहोगे 10-12 साल में वहां सिटीजनशिप यूएस में मिल जाएगी. तो यहाँ जम्मू कश्मीर में इनकी देवर नॉन सिटीजन्स, देवर. मैंने पहली स्टोरी 94 में पहले की. हम गया वो आरसपोरा के साथ एक विलेज है, मैं देख रहा हूँ सब इर्द गिर्द इतने ब्यूटीफुल घर बने हुए हैं, लेकिन मड हाउसेस में रह रहे हैं वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज. इससे बड़ा त्रासदी कौन सा था? सभी मूक दर्शन बने थे, पॉलिटिकल सिस्टम मूक दर्शन था, इवन लोग भी मूक दर्शन थे. देखिए ना, कल्प्रिट खाली आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल या लेजिस्लेटिव सिस्टम नहीं होता, जो लोग भी होते. वी वर इक्वली, अगर हम ये कम्युनिटीज की बात करें, एवरीवन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो ये चीजें जो है, इन चीजों को एड्रेस किया गया है. देयर इज ए न्यू चेंज, दे फील दे आर लिविंग. तो ये आप बाकियों की तो चलो मैं बोल रहा हूं, उनकी अलग अदर ग्रीवेंसेस है. आपने तो यहाँ पे इनको रहने के लिए उनको मतलब आपको रहा कि आपके रहमो करम पे है. और फिर भी फिर आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, फिर आप ये बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं. अनिल जी, मैं दोबारा पे आऊँगा. संयुक्ता जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा. एक बार फिर महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, और जब भी जम्मू कश्मीर को वापस उसकी स्टेट उठाएगी, जब इलेक्शन यहाँ पर होंगे, किस नज़रिए से देखते हैं जो नॉमिनेशन महिलाओं की होगी, और उसके लिए क्या आपको लगता है कि एक पैमाना क्या होना चाहिए कि वुमेन वहाँ पर? देखिए, ऐसा है कि रिजर्वेशन दी, बहुत अच्छा काम किया, सब उसको सराह रहे हैं, लेकिन इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि किन लोगों को रिजर्वेशन देनी है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, महिलाओं की बात, उनका विजन. बिल्कुल, उन महिलाओं का विजन क्या होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, दे शुड बी हाईली क्वालिफाइड, उनका एक्सपोजर होना चाहिए, ताकि वो जिस काम के लिए ये रिजर्वेशन दी गई है वो काम को बाखूबी निभा सके. एक विजन होना चाहिए ना कि विमेन अगर एक रिजर्वेशन दे के एक जगह पे ऊपर लाते हो, तो उस विमेन को क्या करना है, उनको क्या क्या चीजें अपने विमेन के लिए करनी है. नॉमिनेट हो, यस, असेंबली में आती हैं, नॉमिनेट होके आती हैं. तो जो भी आए, ऐसा नहीं कि कोई भी आप पॉलिटिकल लेडी उठा के मतलब सिफारिश से बिठा के रखे और उससे हम लोग बेहतर भारत की, बेहतर जम्मू कश्मीर की तवक्को नहीं कर सकते. और द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इनको समझना होगा कि अब जैसे साहब ने बोला, अटल डुल्लू साहब की बात की, तो मुझे लगता है कि अटल डुल्लू साहब खाली कश्मीरी होने की बात नहीं है, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है. आप देखिए, उन्होंने कोविड के टाइम जो काम किया, यहाँ लाशें की लाशें बिछ जाती, उन्होंने इतना काम किया, मतलब हमें लगता था कि हमारे पीछे कोई बॉस बैठे हैं. वो हमारे कमिश्नर थे उस वक्त, उनके टेलीफोन रेगुलर आते थे, हर एक पेशेंट का इवन उनको नाम याद था, उनकी इतनी विजिट रहती थी. मुझे लगता नहीं गवर्नमेंट के पास अटल डुल्लू साहब के बगैर कोई भी और ऐसा इस जगह पे बिठाने के लिए कोई व्यक्ति था. मेरे अपने जो फीलिंग्स हैं, मतलब कश्मीरी होना एक बात है, लेकिन उनकी कॉम्पिटेंस, उनका जो अपना ऑरा है, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज थॉरली ऑनेस्ट जेंटलमैन, ही इज आउटस्टैंडिंग. और मुझे आप अभी आने वाले समय में देखिएगा कि कैसे चेंजेस आनी है. हर बंदा आज ये सोचता है कि मुझे डुल्लू साहब के पास जाना है, और वो इतना पेशेंस से लोगों को सुनते हैं. ही इज ओपन टू एवरीबडी. तो ये चीजें जो हैं, आने वाले समय में हमारे इस जम्मू कश्मीर को एक बेहतर, मतलब बेहतर, हाँ. और साथ साथ अब ये बहुत जरूरी है कि विमेन की सिलेक्शन जो भी मतलब जो भी करें, एलजी साहब करते हैं या सेंटर से होके आता है, पर ये वो लोग आने चाहिए जो रियली कैपेबल हों, क्योंकि अब जो नीचे लोग बैठे हैं वो आम किसी इंसान को जो कॉम्पिटेंट नहीं है उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि आज पीपल आर विजनरी, लोग पढ़े लिखे हैं, विमेन्स पढ़ी लिखी हैं. तो आने वाले समय में बेहतर यही होगा कि ऐसी आउटस्टैंडिंग फीमेल्स को लाया जाए जिनका कोई जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने कोई काम किया हो, जिनका कोई दमखम हो, और वो आने वाले टाइम में
विमेन को लीड कर सकें, सही में सशक्तिकरण क्या है उसको, उसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज दे सकें कि ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स वो पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स हर फील्ड में जाएं, तो ये बहुत जरूरी होगा विमेन्स के हवाले में। मदन जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और यहाँ से आगे इस बिल्स के पास होने के बाद किस नज़रिए से आप अपने समुदाय को देखते हैं, उनकी एम्पावरमेंट को देखते हैं और खासकर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को देखते हैं? सर, ये जे.एंड.के रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद ओबीसी समाज को बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा जब आर्टिकल 370 रिमूव हुई है जी। उस टाइम 27 कास्ट थी ओएससी के अंडर, क्योंकि पहले मैंने जैसे 21 कास्ट बताई है, उस टाइम विश्वकर्मा कम्युनिटी ने जब एजुटेशन किया 2005 में कुछ ऐड हो गई, लवाना जी 2007 में हुए हैं, जोगी कम्युनिटी वगैरह मिला करके 27 कास्ट थी, जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 11% बनती है, 10.5 बनती है तो 11% के करीब करीब, लेकिन रिजर्वेशन कितना था? सिर्फ 2%। लेकिन उस टाइम 2% की जो गुंजाइश थी, क्योंकि उन्होंने जो डाइवर्ट किया था 20 आरवीए, 3 एएलसी और इधर था ओएससी को, तो 25 था और उन्होंने 2% बढ़ा दिया ओएससी को। सबसे पहले उन्होंने डबल कर दिया 4%। सबसे बड़ी पहले रिलीफ तो ओएससी को आर्टिकल 370 होते ही हुए ही मतलब ओबीसी को मिल गई, हालांकि नाम में फ़र्क होने से बहुत कुछ कमी है, वो मैं बाद में बताता हूँ। उसके बाद जब जो आर्टिकल जब 16 कास्ट ऐड हुई भी कर दी है हमें, और ये बिल अमेंडमेंट बिल जब ओबीसी रिजर्वेशन हो गया है तो इसके साथ कास्ट ऐड होने के बाद मैं जो कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से तकरीबन 22% के करीब करीब हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट के पास 22% रिजर्वेशन कैसे देंगे, उनके पास गुंजाइश तो है नहीं। 5% अभी बचा हुआ है, तो अगर आप 4 में ऐड करते हैं तो 9% हो जाएगा। तो अभी या तो आरबीए को स्लैश करेंगे, मैं जब तक आरबीए को 10% अगर ख़त्म करते हैं ख़त्म करेंगे तब भी जा करके हमें बड़ी मुश्किल से 19 मिलेगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट का 4% जो एसटीए में जाएंगे पहाड़ी वो एडवोकेट हो जाएगा, तो वो एक मतलब 4% बच सकता है आरबीए में। लेकिन अभी एक बात और हो जाएगी कि जब हम ये अभी ओबीसी रिजर्वेशन हो गया, इसके बाद सेंसस तो जरूर होगी। सेंसस वहाँ तो नहीं होगी। हाँ, दूसरी रिलीफ जो मिली है वो है कि ओएससी के साथ जो यूएलवी में लोकल बॉडी इलेक्शंस में रिजर्वेशन नहीं था, पंचायत में म्यूनसिपलिटी में, क्योंकि ओएससी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई कैटेगरी ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो रिजर्वेशन ओबीसी को है। अभी ओबीसी होने से पहले के साथ साथ ही हमें एक पंचायत में और म्यूनसिपलिटी में रिजर्वेशन मिल जाएगा। म्यूनसिपलिटी में 77 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, कि 40 कश्मीर में है और 37 जहाँ है। अभी वहाँ हमारे इतने कुछ तो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे 42 100 के करीब पंचायत इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें भी हमारे रिप्रेजेंटेशन काफ़ी चुन करके आएंगे। और ये जब इतने रिप्रेजेंटेशन ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे तो पॉलिटिकल स्टेरियो चेंज होगा। आप बोलते हैं क्या डेवलपमेंट होगी? सबसे बड़ी जो है चेंज आएगी, जो पहले वाला पॉलिटिकल स्टेरियो था बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। पता ही नहीं लगेगा कि पहले और इतना डेवलपमेंट कैसे हो गया, क्योंकि जब ग्राउंड लेवल में अभी इससे सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा, टेररिज्म भी खत्म होगा। कैसे होगा? मैंने पिछले 2 साल से जो स्टडी किया है, मैक्सिमम जो OWG हैं, जिनको के टेररिस्ट तो पाकिस्तान से भी आते हैं और वो उनके खास जो होते हैं कमांडर्स वो अलग होते हैं, लेकिन क्या होता है जैसे हमारे जहाँ वर्कर्स को काम करने के लिए लेबर्स को हम लेके जाते हैं, वो ऐसे लेबर को ले जाएंगे, उसको 2000 पकड़ाएंगे, जो बैग वहाँ लेके जाना, पकड़े वो जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता कहाँ है क्या नहीं, वो बैग पकड़ लेंगे और वो बेचारे चले गए अंदर। और उसमें मैंने देखा हजाम कम्युनिटी के हैं, जो कुछ डूम कम्युनिटी के जो है, और के धोबी कम्युनिटी के जो गरीब है, जिनको काम ही नहीं है, वो जाके लेबर पे खड़े होंगे और उनसे पकड़ के ले जाएंगे। तो जब जो ग्राउंड लेवल पे जो गरीब तबका है, जिनकी वजह से जब टेररिज्म पल रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा, तो उनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और तीसरा जो है कि जो अभी रिजर्वेशन से जब मिलेगा हमें, तो कितना मिलेगा, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को 20% 14% से पहले रिजर्वेशन की इन्होंने जब 16 कास्ट ऐड की थी तो एक पता चला कि 14% तक देंगे। लेकिन उसके बाद हमने जो
गवर्नमेंट को भी मेमोरेंडम लिखे, यूनियन मिनिस्ट्री को लिखे हैं, गवर्नमेंट ऑफ J&K को लिखे हैं। तो उसके हिसाब से अभी जो लग रहा है वो कम से कम 18% तो देंगे ही, क्योंकि अभी मैंने 7 नवंबर की शायद न्यूज़पेपर है, उसमें डेली एक्सप्रेस में लिखा है कि RBI कैन बी रिड्यूस्ड। तो वो मेरे को रुपेश जी ने भी बोला था एक बार कि हम RBI को कम करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे। तो भी अगर 5% रिजर्वेशन उनका रिड्यूस करेंगे तो हमें 18% हमें आराम से मिलेगा। 18 मिलेगा तो हम कहाँ 2 पे थे, और जो बीजेपी मतलब जो जूनियर अभी गवर्नमेंट आने के बाद हम 18 पे पहुँचेंगे। 9 टाइम्स हमारी जो रिजर्वेशन मिलेगी, हम नौकरियों में जाएंगे। अभी होता क्या था, जो OSC कैटेगरी रखी है सबसे लास्ट में रखी है, RBI आ जाएगा ALC और उसके बाद OSC। अभी उसमें अगर 0.5% उधर में है तो उसको राउंड ऑफ करके चला जाएगा, इधर 1% से ज़्यादा कभी मिला ही नहीं है। वो तो मान के चलें कि सही मायनों में विकास हो पाएगा। विकास हो पाएगा। अनिल जी, मैं चलते चलते पहले आपसे आपके क्लोजिंग बात लूंगा, उसके बाद खोसा जी के पास जाऊंगा। ओवरऑल जम्मू कश्मीर के संदर्भ में इन बिल्स के पास होने के बाद, खासकर अगर हम J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल की अगर बात करें, कितना सी चेंज आएगा, और खासकर जम्मू डिवीजन की अगर बात करें उसकी कितनी पोलिटिकल एम्पावरमेंट होगी? देखिए, जहाँ तक इन बिलों का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि अब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्लेस में रखने के लिए ये एक स्टेप है, क्योंकि आपको उससे पहले रिड्रेस करना था और एड्रेस करना था उन जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज थे या वो क्रॉनिक एलिमेंट्स थे जम्मू कश्मीर के, जो डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ फेस कर रही थी, एड्रेस करने के लिए ये उस सिस्टम, उस स्टेप में टुवर्ड्स एम्पावरमेंट है, टुवर्ड्स नई एक जो असेंबली का जो स्वरूप होगा, नया जो डेमोक्रेटिक सिस्टम स्वरूप होगा, जो डिलिमिटेशन के बाद में असेंबलियों का जो हदबंदी है, वो जो चेंज ओवर होगा, उनका एक नया स्वरूप उभर के आएगा। क्योंकि नई असेंबली जब भी होंगी, जब भी इलेक्शंस होंगे, तो एक नया आप स्वरूप जम्मू कश्मीर में एक डेमोक्रेटिक यानी लेजिस्लेटिव एम्पावरमेंट, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम तो ऑलरेडी इन प्लेस है, क्योंकि आपका MP इंस्टीट्यूशन इज इन प्लेस, आपका पंचायती इंस्टीट्यूशन इज इन प्लेस, आपका मेयर और जो आपका कॉरपोरेशन देवर इन प्लेस, आपका ब्लॉक डेवलपमेंट एंड DDCs वायर इन प्लेस, यानी आपका 80% डेमोक्रेसी आपका ऑलरेडी चल रहा है, सिर्फ एक्सेप्ट लेजिस्लेटिव। कोई ये बोल रहा है कि डेमोक्रेसी नहीं है, आप असेंबली को ही खाली डेमोक्रेसी का स्तंभ नहीं मान सकते। आपका 80% डेमोक्रेटिक सिस्टम के पिलर्स वो यहाँ पे काम करते थे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काम करते थे, एक्सेप्ट फॉर असेंबली। तो उसमें एक असेंबली वाला भी आने वाले टाइम में जुड़ेगा, तो एक नया जम्मू कश्मीर का एक स्वरूप होगा। उसके समीकरण क्या होंगे, उसके एम्पावरमेंट वाइसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। अब ये है कि आप जब टिल्टर की बात कर रहे हैं, जैसे जम्मू हमेशा डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा था, उसका भी समीकरण चाहिए, क्योंकि नए वाइसेस आ जाएंगे, नए लोग आ जाएंगे, जिन लोगों को कभी भी लेजिस्लेटिव सिस्टम में भागीदारी नहीं बनाया तो वो भी बन जाएंगे। उसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज होंगे जो इलेक्शन में वोट करेंगे पहली बार। तो ये चेंज है, एंड दिस इज ए न्यू जम्मू एंड कश्मीर आई फील। खोसा जी, चलते चलते बदलाव नजर आ रहा है, और क्या उम्मीद अब आने वाले समय में नजर आएगी? बहुत अच्छा सवाल। बदलाव तो मैंने पहले भी बता दिया क्या क्या आया है और क्या क्या हमें तवक्को है और होने वाले हैं। एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन में एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो अब उम्मीदें हैं हमें, सबसे पहले ये है कि हमारी रिटर्न और रिहेबिलिटेशन की जो एक ठोस पॉलिसी है कश्मीर वापस जाने की, उसका गठन इमीडिएटली होना चाहिए 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को। दूसरी बात ये है कि हम थैंक्स करते हैं LG साहब का इस बात के लिए कि PM पैकेज जो एम्प्लॉइज़ थे 2008 में PM पैकेज अनाउंस हुआ था, 16, 17, 18 तक उसमें से 50% ही वो वैकेंसीज़ फिल हुई थी। इन 2 सालों में उन्होंने उसको 100% फिल कर दिया, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन आने वाले समय में जब तक रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन कश्मीर में नहीं होता है, जो समुदाय के लोग जम्मू में रह रहे हैं या बाहर भी कहीं रह रहे हैं और वो बिलो पावर्टी लाइन है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी काफ़ी सब सर्विएंट कंडीशंस में रह रहे हैं, उनकी देख रेख का पूरा बंदोबस्त किया जाए। जहां वो कॉलोनीज़ में रह रहे हैं, वो डायलापिडेटेड कंडीशंस में है, उन कॉलोनीज़ को उसका
जो है रिपेयर मेंटेनेंस जो है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से की जाए, और रिलीफ अमाउंट जो उनको मिलती है वो एडिक्वेट नहीं होती है बहुत सारे केसेस में। तो उसमें अगर अक्रॉस द बोर्ड ये नहीं बढ़ाते हैं, इतने साल से नहीं बढ़ा रहे हैं, उसमें तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बढ़ा दीजिए, लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म करिए कि कुछ जो लोग एक्चुअली उसके बिना ज़िंदा भी नहीं रह सकेंगे, तो बाद में आप किन लोगों को वहाँ ले जाने की पॉलिसी बनाएंगे, उनके लिए कोई ऐसा प्रोविज़न बनाया जाए। और साथ में जो हमारी समुदाय के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीएम पैकेज के अंदर अकोमोडेट नहीं हो सके, तो उनके लिए या तो और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कोई प्रावधान बनाया जाए, और जो ओवर एज हो गए हैं उनके लिए खासकर कोई ऐसा पॉलिसी बनाई जाए जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ओवर एज होने के बाद भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से मिल सकें। तो ये जाते जाते मैं ये कहूँगा कि ये हमारे समुदाय को बचा के रखने की ज़रूरत है, ताकि अगर ये तो हमें पक्का लगता है कि सरकार हमारे लिए रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाने जा रही है, जिसका कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो उसको इम्प्लीमेंट जब करना है तो उस किस्म के यहाँ पर समुदाय के लोग होने चाहिए जिनको ले जाया जा सकेगा। जब यहाँ वो उनको छोड़ ही दिया, हमने निगलेक्ट ही कर दिया 5 साल से, उनके लिए कोई प्रावधान ऐसा नहीं बना कि उनकी जो देख रेख है वो ढंग से हो सके, तो फिर किसको ले जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर, जिस तरह मैं शुरुआत में कहा कि बदलाव की बयार में बहता हुआ नजर आ रहा है, और केंद्र सरकार की भी प्राथमिकता है कि जो बदलाव है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उन समुदाय, उन लोगों के साथ, उन कम्युनिटीज़ के साथ जिनको कभी सुना नहीं गया, उनको एक उनकी आवाज़ को सुना जा रहा है, उनको अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये बदलाव आने वाले समय में लेटेंट स्पिरिट नज़र आएगा। चाहे हम रिजर्वेशन की बात करें, रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल की अगर बात करें, तो उसका असर आहिस्ता आहिस्ता ट्रिंकल डाउन करेगा, और उन कम्युनिटीज़ को जो पिछले कई सालों से प्रताड़ित थे, चाहे हम डिस्क्रिमिनेशन का वो पीड़ा झेल रहे थे या विस्थापन की पीड़ा झेल रहे थे, कहीं ना कहीं उनके उन जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और बाकी कम्युनिटीज़ की आवाज़ को भी उजागर करने का प्रयास किया जाएगा। के खोसा जी, अनिल भट्ट जी, डॉक्टर संजुक्ता जी और मदन जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 97282536